हेलो दोस्तों, मैं अनुराग प्रजापति। आज बात करने वाले हैं रेडियोधर्मिता के बारे में। चलिए दोस्तों, रेडियोधर्मिता को इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। अब चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियोधर्मिता की खोज कौन किया था। रेडियोधर्मिता के जनक फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरल को माना जाता है। मतलब रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। सन 1998 ईस्वी में मैडम क्यूरी अपने पति पियरे क्यूरी के सहयोग से पिच ब्लेंड नामक पदार्थ से रेडियम की खोज की थी। मतलब रेडियम की खोज पिच ब्लेंड और मैडम क्यूरी के पति पियरे क्यूरी ये दोनों मिलकर रेडियम की खोज किए थे। और विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार क्यूरी के परिवार को दिए गए हैं। मतलब क्यूरी के परिवार मतलब मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ये नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे। 1904 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट किया कि रेडियोधर्मी पदार्थ में अल्फा बीटा तथा गामा जैसी किरणों का उत्सर्जन होता है। मतलब रदरफोर्ड ने खोज की है कि अल्फा बीटा तथा गामा का उत्सर्जन होता है। चलिए दोस्तों, अब हम अल्फा किरण के बारे में बात करें। अल्फा किरण की जो खोज किए थे भैया रदरफोर्ड ने अल्फा का बीटा तथा गामा किरणों के बारे में बताया था। अब चलिए हम जान लेते हैं अल्फा किरण। अल्फा किरण किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। अल्फा किरण धनावेशित होती हैं जो विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। जैसे दोस्तों, अल्फा किरणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा किरणों की जो वेधन क्षमता मतलब वेधन क्षमता जो होती है बहुत कम होती है। अल्फा किरण गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है क्योंकि इनके द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। दोस्तों, जब द्रव्यमान अधिक होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। चलिए दोस्तों, अब बीटा किरण की बात कर लेते हैं। ये किरणें निरावेशित होती हैं जो विद्युत क्षेत्र के धनात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। मतलब अगर धनात्मक ध्रुव जिस साइड होगा वह उस साइड यह मुड़ जाती है। बीटा किरणों की वेधन क्षमता अल्फा से अधिक लेकिन गामा से कम होती है। मतलब दोस्तों, अल्फा से इसकी वेधने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, लेकिन गामा जो किरणें होती है उनसे कम होती हैं। चलिए अब गामा किरणें के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, गामा किरणें ये किरणें उदासीन होती हैं, अर्थात इन पर कोई आवेश नहीं होता। गामा किरणें जो होती हैं दोस्तों उस पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। इन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। मतलब इन किरणों की जितनी वेधन क्षमता जो होती है अल्फा तथा बीटा किरणों से अधिक होती है। यही कारण है कि कैंसर में उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 में दोस्तों जो होता है वो गामा किरणें पाई जाती हैं। गामा किरणों का वेग सबसे अधिक होता है। दोस्तों, गामा किरणों का जो वेग होता है वह सबसे अधिक होता है। अल्फा बीटा तथा गामा तीनों किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं। मतलब अल्फा भी बीटा भी किरणें गामा भी किरणें अगर फोटोग्राफी प्लेट पर अगर रखा जाता है तो वह काला कर देता है। चलिए दोस्तों, हम रेडियो समस्थानिकों के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। सोडियम 24 जैसे रेडियो समस्थानिक का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी विकार की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। और दोस्तों, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। अगर दोस्तों आयोडीन मतलब थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में जो पाई जाती है दोस्तों, उसका अगर उपचार करना हो तो आयोडीन 131 का लेकर हम उपचार करेंगे। उसी प्रकार फास्फोरस 32 का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है। मतलब अस्थि मतलब हड्डियों के रोग में उपचार में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोबाल्ट 60। अभी हम दोस्तों हम बताए थे कोबाल्ट 60 का जो उपयोग होता है दोस्तों कैंसर के इलाज में किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। अब आर्सेनिक दोस्तों जो होता है उसका उपयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। अब उसी प्रकार दोस्तों आयरन 59 का उपयोग रुधिर या मतलब आरबीसी के निर्माण तथा विघटन की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आयरन जो 59 होता है दोस्तों वो
आरबीसी के निर्माण के विघटन की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम समूह विस्थापन का नियम के बारे में जान लेते हैं। समूह विस्थापन साडी तथा फाजांस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मतलब समूह विस्थापन का जो नियम था दोस्तों, वो साडी तथा फाजांस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार यदि, अब चलिए हम जान लेते हैं इसके नियम, मतलब इनका जो समूह विस्थापन का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार यदि किसी परमाणु के नाभिक में एक अल्फा कण उत्सर्जन हो जाए तो उसकी परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। मतलब परमाणु जो संख्या होगी, मतलब दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। चलिए दोस्तों, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी नियम के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक में से एक बीटा का उत्सर्जन हो जाए तो परमाणु संख्या में उतने की वृद्धि होती है जितने बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, जबकि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं, मतलब कुछ उदाहरण लेकर जान लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल है हमारा, अगर 92 परमाणु क्रमांक U और 235 परमाणु भार में अल्फा कण को उत्सर्जित किया जाए तो परमाणु क्रमांक 90 हो जाएगा और 231 परमाणु भार हो जाएगा। अब अगर दोस्तों हम बीटा कण का हम उत्सर्जन कराएं तो हमारा परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जा रहा है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम अर्ध आयुकाल के बारे में बात कर लेते हैं। अर्ध आयुकाल किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है उसे उस पदार्थ की अर्धायुकाल कहा जाता है। मतलब दोस्तों टी हाफ बराबर 0.693 बटे लैम्डा दोस्तों जो होता है वो सक्रियता से आधी, मतलब जो टाइम लगेगा दोस्तों वो आधा हो जाता है 0.693 बटे लैम्डा के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।